नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। भारत आ रहे मर्चेंट शिप पर लाल सागर में हुए ड्रोन के हमले की नौसेना ने पुष्टि कर दी है। ड्रोन हमला भारतीय सीमा से 400 किलोमीटर दूर हुआ। नौसेना की एक्सप्लोसिव टीम ने हमले की जांच की पुष्टि की है। अब फॉरेंसिक और तकनीकी जांच भी की जाएगी। आगे की जांच के लिए नौसेना एक संयुक्त टीम बनाएगी जिसमें कई एजेंसियां शामिल होंगी। ये मर्चेंट शिप सऊदी अरब से भारत आ रहा था और इसमें 21 भारतीय और एक वियतनाम का नागरिक मौजूद था। अरब सागर में हाल ही में हुए हमलों को देखते हुए नौसेना ने अलग अलग जगहों पर 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर डिफेंस राजीव रंजन। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? जिस शिप पर 23 दिसंबर को संदिग्ध ड्रोन अटैक हुआ था, वह जहाज सोमवार को करीब 3:30 बजे मुंबई पहुंचा। इसके बाद नौसेना की एक्सप्लोसिव टीम ने उसकी जांच की। जांच में पता लगा कि केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन से ही हमला हुआ था। इसका फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण होगा। एक संयुक्त टीम भी बनाई गई है जिसमें कई जांच एजेंसियों की टीम शामिल है। प्लूटो को फर्दर ऑपरेशन के लिए अब कंपनी के हवाले कर दिया गया है। यह शिप सऊदी अरब से भारत आ रहा था। इस जहाज में 21 भारतीय और एक वियतनामी मौजूद थे। अरब सागर में हाल के दिनों को हमलों को देखते हुए नौसेना ने अलग अलग जगहों पर 3 युद्धपोत तैनात किए हैं: आईएनएस बोरमगांव, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोच्चि। वहीं थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने सेना कमांडर से कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सभी ऑपरेशंस बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिए जाएंगे। जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में उन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद ये बात कही जिन्होंने गुरुवार को सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सेना ने 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेड कमांडर समेत 3 अधिकारियों को औपचारिक जांच पूरी होने तक अटैच कर दिया है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजौरी आतंकी हमले से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राजौरी पुंछ का दौरा किया। राजौरी के ही सुरनकोट के डेरा वाली गली में 21 दिसंबर को आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। 3 जवान घायल हो गए थे। सेना उन आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे हालात में सेना प्रमुख का राजौरी और पुंछ का दौरा करना, उन जवानों से मिलना बड़ी बात है उनका हौसला बढ़ाने के लिए। सेना प्रमुख टॉप कमांडरों के साथ में हालात का मुआयना किए। सेना प्रमुख ने कमांडरों से कहा कि आप पेशेवर तरीके से आतंकवादियों को सामना करें। ऐसी रणनीति अपनाएं कि अपना कम से कम नुकसान हो और आतंकियों का ज्यादा नुकसान हो। चुनौती का डटकर सामना करें। सेना प्रमुख ने उन जवानों का हौसला भी बढ़ाया जो 24 घंटे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। राजौरी से एक और खबर आ रही है कि जिस जगह घटना हुई, आतंकी हमला हुआ है, वहां पर तैनात ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को अटैच कर दिया है। सेना इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सेना का यह कहना है कि जांच सही तरीके से हो, इसके लिए जरूरी है कि ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को अटैच कर दिया जाए। यहां 3 संदिग्ध लोगों की मौत भी हुई है। सेना पर आरोप लगे हैं। सेना का यह कहना है कि वह जांच में पूरी तरह से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसको सहयोग दे रही है। वह प्रतिबद्ध है न्याय सही तरीके से हो। सेना भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। सेना का यह कहना है कि जिन आतंकियों ने ऐसी हरकत की है, सेना के जवान पर हमला किया है, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सेना उस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों का मारा जाना तय है, बस घंटे और कुछ दिन की बात है। राजीव, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू के दौरे पर जा सकते हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह जम्मू में एक समीक्षा बैठक लेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी और पुंछ भी जा सकते हैं, जहां हाल ही में आतंकी हमला हुआ था।
मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोके गए विमान को आखिरकार रवाना कर दिया गया है। इस विमान में 303 भारतीय यात्री सवार हैं। ये विमान मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। निकारागुआ जा रहे विमान को फ्रांस के अधिकारियों ने वेट्री एयरपोर्ट पर रोक लिया था। साथ ही यात्रियों से कड़ी पूछताछ की गई थी। फ्रांस की एक कोर्ट के आदेश के बाद इस विमान को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई है। और अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार सोमवार को हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 18 विधायकों को कैबिनेट, 4 को राज्य मंत्री और 6 को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों और दिग्गजों का दांव भी चला गया। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत समीकरण भी साधे गए। 28 में से 12 मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। नए मंत्रिमंडल में शिवराज सरकार के 10 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। पिछली सरकार के 6 मंत्रियों को ही दोबारा मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के कई नए मंत्रियों से एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। मैं पूरी निष्ठा के साथ उनकी दोनों सीखों पर चलूंगा। मेरे लिए राज्य की राजनीति नहीं है, लेकिन मैं राज्य के कामों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। मेरे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं। बस एक सवाल सर, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि आपका अनुभव कई क्षेत्रों में रहा है? मुझे लगता है कि ये सम्मिलित प्रयास होता है। मंत्रिपरिषद का काम सामूहिक होता है। हमारी नीति और हमारा रोड मैप भारत सरकार ने पहले से तय कर रखा है और वो 4 हमारी निष्ठाएं हैं: गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा और किसान। तो मुझे लगता है कि और मध्य प्रदेश चूंकि बेहतर राज्य, संभावना वाला राज्य है, इसलिए हम बेहतर कर पाएंगे। सर, अब आपका अनुभव मध्य प्रदेश के काम आने वाला है, कैसे देखते हैं? और अब आप मंत्री बन गए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता है मध्य प्रदेश का विकास करना, हर वर्ग के लोगों का विकास करना और हर क्षेत्र में विकास करना। और इसलिए कुल मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि ये अमृत काल है, हम देश को नंबर 1 बनाएं। तो देश को नंबर 1 बनाना है तो प्रदेश भी नंबर 1 बनना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बनाएंगे। उस दिन हमने विधानसभा में देखा आप काफी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे थे। क्या ये आवाज सदन में दोबारा ऐसी गूंजेगी? 100% गूंजेगी। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग सदन के अंदर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं और हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हम विकास करें। यदि कांग्रेस के लोग भी अच्छे सुझाव देंगे तो विकास में तो हम उनकी बात मानेंगे और सुझाव में। मध्य प्रदेश के लिए क्या खास रहेगा और कुछ पोर्टफोलियो की उम्मीद कर रहे हैं? कोई उम्मीद नहीं है, जो पार्टी काम देगी वो करेंगे, वो सब टीम वर्क से करेंगे और अच्छा करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है सर, आपके करीबी रहे रमेश मेंदोला और कई ऐसे मालवा के नेता थे जो कि मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन आप दोबारा से एक अनुभवी नेता के रूप में आए हैं, कैसे देखते हैं इसको? भाई 230 विधायक हैं, हमारे दल के ज़्यादा विधायक हैं, अब सबको मंत्री थोड़ी बना सकते हैं। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने इस देश में मंत्रिमंडल की सीमा निर्धारित की थी, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो, और इसलिए 15% ही मंत्री बनेंगे। लोकसभा में पूरी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? 29 सीट जीतेंगे। वे पहली बार अब विधायक बने हैं, कभी उम्मीद थी कि विधायक बनेंगे और अब सीधा मंत्री पद का दर्जा? शिवाजी, देखिए बहन, जिस दिन मैंने राजनीति में काम करना शुरू किया था उस दिन मेरी केवल 16 साल की अवस्था थी और एक पोलिंग एजेंट बना था। उस दिन तो कुछ भी बनने का नहीं सोचा था, कोई भी ऐसा सपना नहीं था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाते गई, मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा मोर्चा में दायित्व दिया। सवाल ये है कि कार्यकर्ता जो एक सह मीडिया प्रभारी थे, हमने आपको शुरू से देखा है मीडिया के उसमें एक नॉर्मल सा पद और सीधा मंत्री का पद, क्या कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा मैसेज है? देखिए, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता की योग्यता और क्षमता के अनुसार, समय अनुसार उनको दायित्व दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कब क्या कर सकती है, जैसा हमको सुनने में भी आया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश में शुचिता की राजनीति स्थापित करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से नए नए नवाचार करती है, जिसमें से किसको भी मान सकते हैं। छोटा सा सवाल, प्राथमिकता क्या रहेगी, किस पोर्टफोलियो की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से पोर्टफोलियो तय करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, जो दायित्व देंगे उसको करूंगा। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी इस बार? महिलाओं के लिए क्या कुछ खास काम करेंगे? विभागों के बंटवारे के साथ जो भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे देंगे वो उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना मेरा दायित्व होगा। कार्यकर्ता के रूप में आपने शुरू
शुरुआत करी और एक मजबूत महिला चेहरे के रूप में आप उभरी हैं। क्या संदेश कार्यकर्ताओं को जा रहे हैं संगठन और कैसे धन्यवाद करेंगे केंद्रीय नेतृत्व? हर काम को समर्पण के साथ करना सफलता की बहुत बड़ी निशानी है। मुझे जब भी मेरे संगठन ने, मेरी पार्टी ने जो भी दायित्व दिया, बहुत समर्पण के साथ मैंने किया और जिसका परिणाम आज मुझे इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है। सभी कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करना चाहूँगी कि हमें ज़रूर लगता है कि हम दो आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हजार आंखों से हमारी क्षमताओं को, योग्यताओं को, हमारे कामों को देखती है और हमें अवसर देती है। क्या पोर्टफोलियो की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या महिलाओं से जुड़ा कोई विभाग? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो जो देंगे मैं करूँगी। अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में भाषा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। महानगर पालिका ने सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अगले 2 महीने के अंदर साइन बोर्ड 60% कन्नड़ भाषा में लिखने को कहा है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ये सब तब हुआ जब कन्नड़ समर्थक एक संगठन ने दिन दहाड़े लाउडस्पीकर पर मारवाड़ियों को धमकी दी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। मारवाड़ियों की बहुतायत वाले बाजार में धमकी देते केआरवी के कार्यकर्ता। ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ कन्नडिगा राज्य का गौरव है। अपने राज्य में अपना अहंकार दिखाओ, हमें नहीं। अरे मारवाड़ी, अगली बार अगर तुम कहोगे कि तुम्हें कन्नड़ नहीं आती तो अगला निशाना तुम होगे। कन्नड़ा समर्थक संगठनों के सामने प्रशासन झुक गया, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सहानुभूति इन संगठनों से है। ऐसे में आनन फानन में बीबीएमपी ने पुराने कानून को लागू करने का फैसला किया। जिन लोगों ने 7% कन्नड़ में नेम बोर्ड लगाने का आदेश का पालन नहीं किया है, हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। हम लाइसेंस भी रद्द कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनका नवीनीकरण ना हो। जिन मारवाड़ियों को ये धमकी दी गई, वो सभी कन्नड़ा बोलते हैं, समझते हैं और तभी तो वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ज्यादातर दुकानों के बोर्ड कन्नड़ा में दिखे। हालांकि कुछ ऐसे साइन बोर्ड भी मिले जिनमें अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था। इस घटना के बाद यहाँ के कारोबारी डरे हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोला 28 तारीख तक, हम 28 तारीख तक अपना बोर्ड चेंज कर देंगे। 60% अगर कन्नड़ा में बोला तो कन्नड़ा में, जो गवर्नमेंट बोलेंगे हम गवर्नमेंट के साथ। जैसे जो सरकार बोलेगी उसे मानना है, उसके विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते हैं। जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। हम अलग करेंगे और दूसरे विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ा की वकालत की थी। इसके फौरन बाद धमकी वाला वीडियो सामने आया। पिछली बार जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे, तब मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में लिखे नाम को मिटा दिया गया था और उनके पिछले शासनकाल के दौरान ही केंद्रीय सेवाओं, खासकर बैंकों में कन्नड़ा भाषा की ट्रेनिंग की वकालत सिद्धरामैया ने खुलकर की थी। भाषा को लेकर विवाद यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। कभी रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में लिखे जाने पर विवाद होता है, तो कभी कुछ और। इस बार दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो सरकार ने 60-40 का रेशियो लागू करने का फैसला किया। ये एक पुराना कानून है, ताकि इस तरह का विवाद आने वाले दिनों में दोबारा देखने को न मिले। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चेन्नई में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। 24 साल की एक लड़की को उसके जन्मदिन पर जिंदा जला देने की दर्दनाक वारदात सामने आई है। हत्या का आरोप 26 साल के एक शख्स पर है जो स्कूली दिनों से उसका दोस्त था। वेट्रीमारन उर्फ पांड्या माहेश्वरी ने अपना सेक्स चेंज कराया था। दोनों पुराने दोस्त थे, लेकिन इस शख्स को लगा कि नंदिनी किसी और में दिलचस्पी रखती है। उसने नंदिनी को जन्मदिन के सरप्राइज के नाम पर बुलाया और चेन से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। 24 साल की नंदिनी शनिवार शाम को बहुत बुरी हालत में मिली। जंजीर से बंधी, बाहों, पांव और गर्दन पर जख्म के निशान। उसे पेट्रोल डालकर जलाया गया था। ये चेन्नई के बाहरी इलाके का वाकया है। उसके साथ मदुरै में एक साथ स्कूल में पढ़ने वाले पांडी महेश्वरी को गिरफ्तार किया गया है। वो सेक्स चेंज के बाद वेट्रीमारन बन गया था। पुलिस का यही कहना है कि वेट्रीमारन जेलस थे। उनको ये शक था कि नंदिनी अब उनके साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी और में है और अब वेट्रीमारन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेट्रीमारन कथित तौर पर ईर्ष्यालु था।
इस बात से नाराज था कि नंदिनी ने हाल में दूसरों से दोस्ती की थी। उसने उसे जन्मदिन से पहले सरप्राइज के नाम पर बुलाया था। बुलाकर उसने उसका कत्ल कर दिया। चेन्नई से सुरेश के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लिफ्ट और एक्सीलेटर से होने वाले हादसों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाएगी, जिसके तहत कई तरह के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इसके तहत लिफ्ट एक्सीलेटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कानून सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी, सार्वजनिक सभी जगहों पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। निर्माण में BIS मानक पालन नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना जोखिम कवर करने के लिए बीमा प्रणाली जरूरी होगी। लिफ्ट में इमरजेंसी बेल, CCTV कैमरा अनिवार्य होगा। लिफ्ट में पर्याप्त रोशनी, फोन सिस्टम भी जरूरी होगा। देश में ही बना INS इम्फाल नेवी में शामिल हो रहा है। इससे नेवी की ताकत में इजाफा होगा। INS इम्फाल ब्रह्मोस मिसाइल से लेस है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। भारतीय नौसेना को नई ताकत मिलने जा रही है। 26 दिसंबर को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस अत्याधुनिक युद्धपोत INS इम्फाल नौसेना में शामिल हो जाएगा। हिंद महासागर में चीन से मिलने वाली चुनौती का नौसेना अब बखूबी सामना कर पाएगी। यह पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी एक शहर के नाम पर रखा गया है। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को नौसेना के ही युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। बनाया है मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने। 7,400 टन वजनी इम्फाल की लंबाई 163 मीटर है। इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई 75% सामग्री स्वदेशी है, जो भारत की रक्षा उत्पाद में बढ़ती हुई क्षमताओं को दर्शाता है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली यह डिस्ट्रॉयर आधुनिक हथियारों से लैस है, जिसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल है। युद्धपोत में मॉडर्न सर्विलांस रडार लगा हुआ है, जो गन वेपन सिस्टम को टारगेट का डाटा मुहैया कराती है। शिप में देश में विकसित किए गए रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर और ASW हेलीकॉप्टर शिप की एंटी सबमरीन क्षमताओं को बढ़ाती है। युद्धपोत परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध के हालात में भी पूरी तरह यह कारगर है। नौसेना में शामिल होने से पहले ही पिछले महीने इस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। सही मायने में इस डिस्ट्रॉयर की धमक से दुश्मन देशों में खौफ पैदा होना बिल्कुल तय है। पेटीएम में 100 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई है। वजह है AI ऑटोमेशन पर अमल। पूरी खबर विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। फिनटेक मेजर पेटीएम की पेरेंट कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशंस, उन्होंने कम से कम 100 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। अब ये लेऑफ्स जो है ऑपरेशन, सेल्स और इंजीनियरिंग टीम्स में हुए हैं और ये एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, क्योंकि जो AI ऑटोमेशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो अब हो चुकी है और ये लेऑफ्स याद रखिए फेजेस में हो रहे हैं। अब पेटीएम का ऐसा कहना है कि देखिए इससे जो है कॉस्ट जो है कंपनी के कम होंगे और जो रोल्स रेपिटेटिव थे वो भी कम होंगे। एक तरह से उनका ऐसा मानना है कि फिनटेक मेजर जो है पेटीएम वो अब अपने फोकस एरियाज पे ध्यान जो है दे सकता है। लेकिन एक पेटीएम स्पोक्सपर्सन ने एनडीटीवी से कहा कि देखिए इस फैसले से कम 10 से 15% जो है एम्प्लॉय कॉस्ट में कंपनी जो है बचत कर पाएगी और ये जो है इनके जो AI का जो मूवमेंट है कंपनी में वो एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अब याद रखिए ये जो है पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। 2021 में भी हमने देखा है कि पेटीएम ने 500 से 700 कर्मचारियों को हटाया था, लेकिन वो कारण अलग था, वो कारण था नॉन परफॉर्मेंस का। और दिसंबर 7 को पेटीएम ने एक फैसला जो है अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि देखिए स्मॉल टिकट पोस्टपेड लोन्स में कमी होगी और हाई टिकट पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स में अब जो है एक्सपेंशन होगी। अब ये फैसला जो है ब्रोकरेजेस ने इसको थम्स अप नहीं दिया है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा किया है कि अब उन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट्स जो हैं पेटीएम के लिए कम कर दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल में चंद्रा नदी में एसयूवी चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल के चलते बड़ी संख्या में लोग हिल स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से लंबे लंबे जैम देखने को मिल रहे हैं। जैम से बचने के लिए एक शख्स ने अपनी एसयूवी चंद्रा नदी में उतार दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का चालान काट दिया है। पिछले 3 दिनों में अटल सुरंग से 55,000 से ज्यादा वाहन गए। सेफ फुट ले लिया ना, ऐसे रहता मैंने डूब जाता वो। वहीं शिमला में विंटर कार्निवल शुरू हुआ है। इसका आगाज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। कार्निवल के दौरान होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे और नए साल की खुशी में कुछ ज्यादा पी लेने वालों को पुलिस हवालात में नहीं डालेगी। सोमवार को कार्निवल के पहले दिन सैलानियों ने नृत्य, महिलाओं की महानाटी और कल्चरल परेड को देखा। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज ने ड्रग्स तस्करों को धर दबोचा। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर पहुंचा ताकि ड्रग्स तस्कर पहचान न सके। पुलिस अधिकारी ने हथौड़े से गेट लॉक तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और कोकीन और मारिजुआना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।